D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। ऐसा लग रहा है कि नेताओं की ग्रह दशा ठीक नहीं है, खासकर जो पंजाब में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। सबसे पहले नाम आता है साधु सिंह धर्मसोत का, जिन्हें विजिलेंस की ओर से गिरफ्तार किया जा चुका है। उन पर आरोप है कि उन्होंने हर एक पेड़ की कटाई के बदले में 500 रुपए रिश्वत ली और 500 रुपया रिश्वत उनके अधिकारी भी हर एक पेड़ की कटाई के एवज में लेते रहे हैं। इसके अलावा उन पर रिश्वत है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के तबादले के लिए भी लाखों रुपए रिश्वत ली और रेंज अफसर के तबादले के लिए भी रिश्वत खाई गई। विजिलेंस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अब उन्हें जेल में भेज दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने मंत्री रहते करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति बनाई, जिसकी जांच विजिलेंस की ओर से की जा रही है। अभी तक हालांकि उन्हें किसी भी मामले में अदालत की ओर से दोषी नहीं ठहराया गया है। और इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर विजय सिंगला की, जो कि भगवंत मान सरकार में ही हेल्थ मिनिस्टर थे और उन पर जिम्मेदारी थी कि 15 अगस्त को उन्होंने पंजाब में मोहल्ला क्लिनिकों की शुरुआत करवानी है। उन पर आरोप लगे कि वह काम करवाने के बदले में रिश्वत मांगते हैं, कमीशन मांगते हैं। 1% कमीशन मांगी जाती थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने तौर पर सारी जांच करवाई और इस बात के पुख्ता सबूत भी उनके हाथ लगे कि डॉक्टर विजय सिंगला कमीशन मांगते थे। उसके बाद सबसे पहले उन्हें बर्खास्त किया गया, फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया और फिलहाल अब वह जेल में चल रहे हैं। इसके बाद संगत सिंह गिलजिया, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वह फिलहाल फरार चल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वह भी पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, वह भी फिलहाल जेल में हैं। उन पर आरोप है 34 साल पहले रोड रेज मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर से 1 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके बाद विक्रम सिंह मजीठिया, वह भी जेल में चल रहे हैं, जेल में बंद हैं। उन पर आरोप है ड्रग केस को लेकर उन पर मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सतेंद्र जैन भी इस समय जेल में हैं। उन पर आरोप है कि शेल कंपनियों के जरिए उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। ये वही दिल्ली के सेहत मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिकों की शुरुआत की थी और पंजाब में भी इन्हीं की ओर से दिल्ली में बनाया गया मॉडल पंजाब में लागू किया जाना था। उसके बाद नाम आता है तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा का। उन पर हाल ही में कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे आए थे तो साफ हो गया था कांग्रेस हार चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली थी। इन्होंने 11 मार्च को कुछ फाइलों पर दस्तखत करके एक निजी कॉलोनी को फायदा पहुंचाने के लिए जो इन पर आरोप लगे हैं 28 करोड़ रुपए की राजस्व की हानि इसको ही है। ऐसा आरोप कुलदीप सिंह धालीवाल की ओर से लगाया गया था, जो कि मौजूदा भगवंत मान की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इस पर जांच कमेटी भी बिठा दी गई है। और अब पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके भारत भूषण आशु पर भी 2000 करोड़ रुपए के आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि पंजाब में करीब 2500 मंडियां हैं और टेंडर में घपलेबाजी हुई। खास ठेकेदारों को टेंडर दे दिए गए, बाकियों को दरकिनार किया गया। अब भारत भूषण आशु ने हाई कोर्ट का रुख किया है और यह मांग की है यदि उन्हें गिरफ्तार किया जाना हो तो पहले उन्हें 7 दिनों का नोटिस दिया जाए। अब क्या आखिरकार हाई कोर्ट उन्हें इसमें राहत देगा या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो नेताओं के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। कोरोना काल में भी हुई खरीद को लेकर कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। आज भी इंग्लिश अखबार ने कुछ लिखा है कि सैनिटाइजर की खरीद में कुछ घपलेबाजी हुई है। हम ये नहीं कह रहे कि घपलेबाजी हुई है कि नहीं, ये सब जांच का विषय है। दोषी देना है अदालत ने कि कोई सबूतों के आधार पर इसका फैसला होना है। लेकिन नेताओं की फिलहाल जो नेता कभी रोब झाड़ते थे, आज वह खुद को बचाने में लगे हुए हैं। अगर हम बात करें कि कांग्रेस की, तो राहुल गांधी से भी ईडी पूछताछ कर रही है। उन पर नेशनल हेराल्ड पेपर को लेकर बड़े आरोप लगे हैं। सोनिया गांधी को भी ईडी की ओर से सम्मन जारी किया जा चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग यह जानना चाहते हैं कि पंजाब सरकार के जिन पूर्व मंत्रियों या मौजूदा मंत्रियों पर कार्रवाई हुई है, क्या अधिकारी जो इसमें शामिल थे जिन्होंने मंत्रियों को भ्रष्टाचार करने दिया उन्हें रोका नहीं,
बल्कि बढ़ावा दिया, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी या नहीं? ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि पंजाब में कुछ स्थानों पर जो लगाने के लिए पौधे खरीदे गए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो पौधे खरीदे गए, उनकी खरीद में भी भारी घपलेबाजी हुई। एक एक पौधा 1300 रुपए में खरीदा गया है। अब सच्चाई सामने विजिलेंस की ओर से लाई जाना बाकी है। कुल मिलाकर नेताओं के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, कुछ नेता जेल में बंद हैं और कुछ को भेजने की तैयारी की जा रही है। आखिरकार कहीं ना कहीं पंजाब में गड़बड़ी तो हुई है। पंजाब को किस कदर लूटा गया ये कौन नहीं जानता। नेता खुद ही मंच से ये आरोप लगाते रहे हैं कि रेत माफिया, शराब माफिया और ट्रांसपोर्ट माफिया के अलावा दूसरे माफिया भी पंजाब में सक्रिय हैं। नहीं तो पंजाब पर करोड़ों रुपए का कर्ज ना होता। यह भी आरोप लगते रहे हैं कि जो पैसा पंजाब के खजाने में आना चाहिए था वह नेताओं की जेब में चला गया। खासकर दो राजनीतिक परिवारों पर तो बहुत आरोप लगे हैं कि उन्होंने पंजाब को ही दांव पर लगा दिया। अब जांच में क्या सामने आएगा, जनता बेसब्री से इसका भी इंतजार कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि पंजाब में फर्जी डिग्री पर सरकारी नौकरी करने वालों को शीघ्र ही बर्खास्त किया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि कुछ रसूखदार और नेताओं के रिश्तेदार जाली डिग्री पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। जल्द ही पंजाब के लोगों के टैक्स के एक एक पैसे का हिसाब लोगों के सामने लाया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि शीघ्र ही मान सरकार इस पर्दे का भी पर्दाफाश कर सकती है। आईपीएस अधिकारी से नेता बने अमृतसर नॉर्थ विधानसभा हल्के से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अमृतसर के पुलिस कमिश्नर पर ही सवाल उठा दिया। उनका कहना है कि जब इस पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी तब भी उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी कि यह पुलिस कमिश्नर बनने के लायक नहीं है। आपको बता दें कि पंजाब में लगातार गैंगस्टरों को लेकर लोगों में भय व्याप्त है। जब से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है तभी से लेकर लोग सकते में हैं और खौफ ज़्यादा हैं, खुद को भयभीत महसूस कर रहे हैं। बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कुंवर विजय प्रताप सिंह का कहना है कि उन्होंने इसे लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के डीजीपी से भी बात की है। जब मैं यहाँ एसएसपी था तो भी यही कानून था और लोग सराहना करते थे। तो ये नहीं है कि कानून में कोई कमी है। कानून तो देखिए ठीक रहता है, ये इंटेंशन से होता है कि आपका इंटेंशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो पुलिस अफसर काम करते हैं, मैं मौजूदा पुलिस अफसर जो लगे हुए हैं, मैं यही कहूँगा कि एक पुलिस कमिश्नर नए आए हैं और बाकी सभी पुराने हैं। यहाँ काम करने का उनका तरीका वही है और पुलिस कमिश्नर का भी माइंडसेट पुलिस वाला नहीं है। मैंने उनकी पोस्टिंग हुई थी उस समय भी मैंने ये आपत्ति की थी कि वो पुलिस कमिश्नर के लायक नहीं हैं। तो जैसा पुलिस कमिश्नर होता है नीचे की पुलिस उसी को फॉलो करती है। तो आप देखें कि एक दिन में अगर 3-3 कत्ल होते हैं इस शहर में, तो मैं इसीलिए कल भी मैंने बात की है डीजीपी साहब से, होम सेक्रेटरी साहब से, मुख्यमंत्री साहब से कि आप एक टीम भेजिए यहाँ पर, या होम सेक्रेटरी साहब खुद आएँ और खुद आकर के यहाँ का जायज़ा लें और जायज़ा ले करके जो स्टेप लेने हैं वो स्टेप लें। नहीं तो इस तरह की क्राइम जो हो रहे हैं इस पर काबू करना मुश्किल होगा। पंजाब की एक और सबसे बड़ी समस्या है नशा। वर्ष 2017 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आई थी तो उससे पहले उन्होंने गुटका साहब हाथ में लेकर शपथ खाई थी कि वह कुछ समय में ही पंजाब से नशा खत्म कर देंगे। लेकिन नशा ऐसा नासूर बन चुका है जो अभी तक खत्म नहीं किया जा सका। आखिरकार लोग ये जानना चाहते हैं, जिस रिपोर्ट को तैयार किया गया था पूर्व डीजीपी शशिकांत की टीम की ओर से, आखिरकार वह रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? लोग आखिरकार यह जानना चाहते हैं कि पंजाब को बर्बाद करने पर कौन कौन लोग तुले हुए हैं। वह बड़े लोग कौन हैं जो पंजाब की जड़ों को खोखला कर रहे हैं और पंजाब को दलदल की ओर धकेल रहे हैं। पंजाब की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने नया योजना बोर्ड बना दिया है। इसका नाम इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्लानिंग बोर्ड रखा गया है। यह पिछले पंजाब राज्य योजना बोर्ड की जगह लेगा। नए बोर्ड के चेयरमैन मुख्यमंत्री ही होंगे, वहीं वाइस चेयरमैन के तौर पर वित्त मंत्री काम करेंगे। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी और पंजाब के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज भी मांगा था। आपको बता देंगे ये पंजाब सरकार का नया बोर्ड राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए नई नीतियां तैयार करेगा।
वहीं पुरानी नीतियों में भी संशोधन किया जाएगा। पंजाब इस वक्त 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए यह बोर्ड सरकार के सलाहकार के तौर पर पंजाब को आर्थिक संकट से उभारने का काम करेगा। पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के एमएलए का कॉन्फिडेंस इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। अटारी से आम आदमी पार्टी के विधायक जसविंदर सिंह कहते हैं कि जो सिद्धू मूसेवाला मानसा विधानसभा चुनाव में इतनी बुरी तरह से हार गए थे, उनके नाम पर कांग्रेस क्या कर लेगी। रिटायर्ड एडीसी जसविंदर सिंह से जब पूछा गया कि कांग्रेस सिद्धू मूसेवाला का नाम इस्तेमाल कर रही है, जिस पर उन्होंने यह जवाब दिया। हालांकि उन्होंने इतना यह भी कहा था कि मूसेवाला से उनका कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। आप नेता की यह टिप्पणी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद आम आदमी पार्टी से पंजाब की जनता खासी नाराज चल रही है। मान सरकार के सिक्योरिटी घटाने के अगले दिन ही मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। कुछ भी नहीं, देख लैन ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। उधर पंजाब कांग्रेस को भी सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने झटका दे दिया है। मूसेवाला के परिवार ने सोशल मीडिया पर अपील की है कि मूसेवाला का नाम राजनीति के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। 2 दिन पहले कांग्रेस ने संगरूर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनावों के लिए इलेक्शन सॉन्ग लॉन्च किया था, जिसमें सिद्धू मूसेवाला के शव और समाधि की तस्वीर दिखाई गई थी। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को मानसा के जवाहर के में गोलियां मारकर गैंगस्टरों की ओर से उनकी हत्या कर दी गई थी। भारतीय सेना की तीनों शाखाओं यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाध्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना का ऐलान किया। पहली भर्ती रैली 90 दिनों में होगी। अग्निपथ के तहत हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किए जाने की योजना है। ये युवा 17.5 साल से 21 साल की उम्र के बीच होंगे। इन्हें 4 साल के लिए सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। इन 4 सालों में से 6 महीने सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। सैनिकों को 30,000 से 40,000 रुपए की सैलरी भी दी जाएगी और अन्य लाभ भी उन्हें दिए जाएंगे। वह तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिक की तरह ही अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस कवर पाने के हकदार रहेंगे। इंश्योरेंस कवर 44 लाख रुपए का होगा। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का प्रमलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफडीआई कैप का 74% तक बढ़ाना, यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान, आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी
धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी अफसरों की ओर से पूछताछ दूसरे दिन भी जारी है। आज उनके साथ प्रियंका गांधी भी आई थी। राहुल को छोड़ने के बाद प्रियंका गांधी वहां से चली गई। दोनों दिन कांग्रेस कार्यालय के बाहर हुए हंगामे के कारण वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। राहुल के साथ पैदल मार्च करके जा रहे कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को घसीटकर पुलिस ने वैन में बिठा लिया। मार्च में शामिल अन्य नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें चोट आई है। पी चिदंबरम की भी पसली में चोट आई है। इसके बाद कांग्रेस कार्यालय में बैठक को संबोधित करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, सरकार 70 साल में बनाई गई संपत्तियों को बेच रही है। इसके विरोध में उठने वाली राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। आखिर मोदी सरकार को, आखिर भाजपा के निशाने पर श्री राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों है? दूसरा सवाल, क्या जनता के मुद्दे उठाने वाली मुखर आवाज को दबाने का षड्यंत्र है ईडी की कार्यवाही? ये सवाल हैं जो शायद टेलीविजन पूछ नहीं पा रहा। तीसरा सवाल, क्या श्री राहुल गांधी मोदी सरकार द्वारा चंद धन्ना सेठों के हित साधने में रोड़ा बने हैं? चौथा सवाल, भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च कर, 40-50 मंत्री लगाकर, सारे मीडिया पर दबाव डालकर, कल पूरा दिन आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मैसेज भेज ये बताकर के ये चलाइए, ये चलाइए, ये चलाइए, केवल एक आवाज श्री राहुल गांधी पर ही इतनी हमलावर क्यों है? ये 4 सवाल हैं जिन्हें जानना देश को जरूरी है। प्रधानमंत्री जी, कभी आप एक प्राइवेट कंपनी के नुमाइंदे बनकर राफेल का ठेका फ्रांस में दिलवाते हैं और कभी एक प्राइवेट कंपनी का नुमाइंदा बनकर श्रीलंका में प्राइवेट कंपनी को बिजली का ठेका दिलवाने की सिफारिश करते हैं। श्री राहुल गांधी ने मुट्ठी भर उद्योगपतियों के नुमाइंदे बने प्रधानमंत्री से सवाल कर उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। दोस्तों, क्रोनोलॉजी समझिए, देशवासियों क्रोनोलॉजी समझिए। मोदी सरकार ने बुखलाकर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी ईडी के पीछे छिपकर आपकी सत्यनिष्ठा की आवाज पर हमला बोला है। यह हमला विपक्ष की उस निर्भीक आवाज पर है जो जनता के सवालों को दृढ़ता से सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार से जवाबदेही मांगते हैं, जो जनता के मुद्दों को भयमुक्त तरीके से निडरता से उठाते हैं। भाजपाई सत्ता की एजेंसियों के डर से कितने ही लोगों ने समझौता कर लिया, भाजपा में माफीनामा देकर शामिल हो गए, दूध के धुले बन गए, कितनों ने घुटने टेक दिए, कितनों ने अपनी आत्मा बेच दी। लेकिन श्री राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं
जिन्होंने सरकार की आंख में आंख डालकर जनता से सवाल उठाए, इसलिए उनसे परेशानी है। साथियों, दोस्तों, देशवासियों, ये हमला उसी निर्भीक आवाज पर है जो आपकी आवाज है। ये हमला जनता के मुद्दों पर है, कांग्रेस या श्री राहुल गांधी पर नहीं। ये हमला बेरोजगारों पर है, ये हमला गरीबों पर है, ये हमला मध्यम वर्ग पर है, ये हमला नौकरी पेशा लोगों पर है, ये हमला महिलाओं, युवाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर है। ये हमला देश के संविधान से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछने पर है। इसलिए हम फिर कहते हैं, हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना दबेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस देश के लिए लड़ेंगे। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा का भी बयान आया है। उनका कहना है कि गांधी परिवार खुद को देश का प्रथम परिवार समझता है, राहुल गांधी खुद को राजकुमार समझते हैं। देश में ना कोई राजा है, ना कोई राजकुमार। हमारे प्रधानमंत्री भी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। सोनिया राहुल ने पहले भ्रष्टाचार किया और अब ड्रामा कर रहे हैं। देश के प्रथम परिवार है, हमारे ऊपर केस हो सकता है, हमें तलब किया जा सकता है, हमें बुलाया जा सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? इस देश में कोई राजा है, ना कोई राजकुमार है। इस देश में हर व्यक्ति नागरिक है और यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखना होगा। उन्होंने अपने आप को कभी भी प्रधानमंत्री नहीं कहा, सेवक कहा है, प्रथम सेवक। इसलिए आप नागरिक हैं तो जो नागरिक का दायित्व है उसे आपको वहन करना होगा, उसे आपको पूर्ण करना होगा। आपको यह भी बता दें कि वर्ष 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। इसमें स्वामी ने गांधी परिवार पर 55 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। हालांकि इस केस में ईडी की एंट्री 2015 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1.5 सालों में 10 लाख नौकरी की घोषणा की है। ये नौकरियां केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में दी जाएंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पीएमओ की इस घोषणा के बाद रेल मंत्रालय ने भी बताया कि इससे रेलवे में मौजूद भर्तियों की प्रक्रिया भी तेज होगी। प्रधानमंत्री की यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब विपक्ष बेरोजगारी और सरकारी जो नौकरियां हैं उसकी रिक्त पदों को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने ट्वीट में बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधनों की समीक्षा की है। अगले 1.5 साल में मिशन मोड के तहत 10 लाख लोगों को नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। इसी को लेकर कांग्रेस का भी बयान आया है। कांग्रेस के नेता का कहना है कि वादा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का, 8 साल में देनी थी 16 करोड़ नौकरियां। अब कह रहे हैं कि साल 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे। 60 लाख पद तो केवल सरकारों में ही खाली पड़े हुए हैं। 30 लाख पद केंद्र सरकार में खाली पड़े हुए हैं। आखिरकार जुमलेबाजी कब तक? यह बयान रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से आया है। उन्होंने इस बयान को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।